हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 13 चैप्टर नंबर 6 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और आज का टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इससे पहले क्लास नंबर 12 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि गवर्नमेंट ने जो 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज लाया था, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से, जो एलपीजी पॉलिसी के नाम से हम नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, उस पॉलिसी को लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या रीज़न्स थे, वो रीज़न्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन कराया था उन रीज़न्स के बारे में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के बारे में सोचा। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था बिफोर 1991 हमारे कंट्री के बढ़ते हुए फिस्कल डेफिसिट की वजह से। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट के अपने खुद के खर्चे इनकम से ज़्यादा हो जाएं, खर्चे बढ़ जाएं और इनकम कम होने लगे रेवेन्यू गवर्नमेंट की, तो वो फिस्कल डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न था हमारा बीओपी क्राइसिस। जब इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसमें जो हमारा इंपोर्ट है जब वो हाई हो जाए एक्सपोर्ट से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। और उसके बाद जब हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाएं, वो गिरने तब शुरू होते हैं जब हमारे कंट्री में इंपोर्ट बाहर से होना शुरू हो जाता है ज़्यादा, और जिसकी वजह से हम दूसरे देशों की जो करेंसी है हमारे पास जो होल्ड होती है, दूसरे देशों की करेंसी वो उनके पास वापस जाना शुरू हो जाती है। हमारे पास जो कस्टडियन होता है, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, वो गिरना शुरू हो जाता है, जिसका रीज़न है इंपोर्ट का हाई होना। तो वो भी हमारी कंट्री में गिरता जा रहा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और दूसरा, कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, डिमांड बढ़ती जा रही थी, लेकिन उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे देश की इकनॉमी को, गवर्नमेंट को बहुत बड़े बड़े वॉर की सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी। इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान वॉर, और काफ़ी गवर्नमेंट के बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन पैदा हो रही थी। पुअर परफॉर्मेंस और पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसा मैंने भी बताया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो था वो बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस दे रहा था, प्रॉफिटाइजेशन सिचुएशन में नहीं जा रहा था, प्रॉफिट वाली सिचुएशन में बिल्कुल नहीं था, और लोग एफिशिएंट वे में काम नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ में बदलाव लाने के लिए सोचा। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही थी उनमें चेंजेस लाने के लिए सोचा, और एक बहुत बड़े लेवल पर बदलाव लाया गया, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं, एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने उसके रीज़न्स पढ़े थे कि कौन कौन से रीज़न्स की वजह से ऐसा गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा। तो आज की इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, वो स्टेप्स कौन कौन से थे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाने जाते हैं। और वो स्टेप्स लिए गए थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों स्टेप्स हमारे ऐसे हैं जिनको हम गवर्नमेंट के लिए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में स्टेप्स के नाम से भी जानते हैं, और हम एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन से कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। एक एक करके फिर हम सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं लिबरलाइजेशन से। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री में जितने भी लोगों को इम्पोज किया हुआ था कि आप इन वाली गुड्स का या इस वाले बिज़नेस का स्टार्टिंग नहीं करोगे, या इन चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं करोगे, अगर करोगे तो इतनी लिमिट तक आप प्रोडक्शन करोगे, इतनी यूनिट्स बनाओगे, ये प्राइस होना चाहिए, ये लाइसेंसिंग होनी चाहिए, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मेलिटीज़ और कोटा सिस्टम कि भाई इतना ही गुड्स आप प्रोड्यूस करोगे, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करोगे, और ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले, ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमसे परमिशन लेनी होगी। तो इस तरह के गवर्नमेंट के बनाए हुए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देखते हुए बहुत सारी इंडस्ट्री शुरुआत ही नहीं होती थी, बहुत सारे लोग अपना पैसा ही नहीं लगाते थे इंडस्ट्री में। तो गवर्नमेंट ने कंट्री के जो प्रोडक्शन सिस्टम थे उसको बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया गया। तो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अंडर द लिबरलाइजेशन जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, हमने उन सारे स्टेप्स को कैटेगराइज कर दिया है 4 कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, अंडर द लिबरलाइजेशन की बात ही कर रहा हूँ मैं। दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, तीसरा है आपका फिस्कल रिफॉर्म्स, और चौथा है आपका एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। शुरुआत करते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म से। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप लिया एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए जो लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती थी उसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया गया, पेपर फॉर्मेलिटी बहुत कम कर दी गई। उसके लिए जो गवर्नमेंट चार्ज करती थी, जो गवर्नमेंट मनी चार्ज करती थी, पैसा लेती थी लाइसेंसिंग के लिए, उसको भी सिंप्लीफाइड कर दिया। तो लाइसेंसिंग को एबॉलिशन करने के बाद बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज़ में आने लगे। गवर्नमेंट की कम होती फॉर्मेलिटी को देखकर, आसान स्ट्रक्चर को देखकर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अब शुरू होने लगी इंडिया में। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज़ को ये बोला कि जो ये इंडस्ट्रीज़ के नाम हम बता रहे हैं, इनकी शुरुआत करने से पहले, इस बिज़नेस में आने से पहले
आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, हर फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ेगा। जो था आपका लिक्वर, जिसको हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं, सिगरेट, स्मोकिंग आइटम्स हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव हो गया, जो इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, डेंजरस केमिकल, जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल की जाती है। तो इन सारे बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी भी अपना वही कंट्रोल रखा हुआ था जो 1947 से रखा हुआ था। तो गवर्नमेंट ने इन बिज़नेस को मना किया हुआ था कि कोई भी अगर इंडस्ट्री इस लाइन में आती है तो उसको वही सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ेगा जो पहले से चलती आ रही है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, जितने भी पब्लिक सेक्टर थे उनको धीरे धीरे उनके रिजर्वेशन से हटा के थोड़ा थोड़ा उसमें प्राइवेट लोगों को मौका दिया गया कि वो अपना उस पब्लिक सेक्टर यूनिट में अपना पैसा लगाएं, और गवर्नमेंट ने उस पर थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रोल करना कम कर दिया था। कंट्रोल पूरा था लेकिन थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दिया था। अब प्राइवेट लोगों को मौका दिया गया उसमें शामिल होने का। तो 1991 से लेकर 2009 तक जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी उनको कम करके 17 से लेकर 8 पर ले आए थे, और 2010 से 11 तक पब्लिक सेक्टर यूनिट जो बाकी के 8 बची हुई थी वो धीरे धीरे कम होती हुई 2 पे रह गई थी, जिसमें अभी भी रेलवे और एटॉमिक एनर्जी ऐसे सेक्शंस थे हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के जिसमें पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल था। बाकी इसके अलावा जितने भी और गवर्नमेंट के सेक्टर्स थे उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं प्राइवेट लोगों ने अपनी ऑनरशिप लेना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट ने स्मॉल सेक्टर यूनिट्स जो थी, जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ थी जो गांव में थी, रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरिया में थी, सिर्फ गवर्नमेंट ने वहीं पर उनको बोला गया था कि जितने भी ये स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरिया में चलाई जाएंगी, कोई भी अर्बन एरिया में उन्हें नहीं चलाएगा, या अर्बन एरिया के पास रहने वाले लोग भी उसको नहीं चलाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको डी रिजर्वेशन कर दिया था। कोई भी व्यक्ति जहाँ भी है, जैसे भी है, कोई भी इंडस्ट्री शुरू करना चाहता है, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, वो शुरू कर सकता है। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो जितनी यूनिट्स बनाना चाहता है, जितना प्रोडक्शन करना चाहता है, जितना एक्सपेंशन करना चाहता है गुड्स का, करे, ताकि हमारे कंट्री में डिमांड पूरी हो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को लिबरलाइज कर दिया था। उसके बाद है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। अगर कोई अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना चाहता है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, बाहर से टेक्नोलॉजी लाना चाहता है, तो वो टेक्नोलॉजी को भी बाहर से लाकर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। तो टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेशन के ऊपर भी, जो टेक्नोलॉजी का इम्पोर्ट था उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड्स के ऊपर अपनी पॉलिसी को लिबरलाइज कर लिया था। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे पहला है आपका सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम द रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर ऑफ अ फाइनेंशियल सेक्टर। तो जितने भी हमारे कंट्री में बैंकिंग सिस्टम था, जो आरबीआई हमारी कंट्री का एपेक्स बैंक था, वो क्या करता था 1990 तक पहले जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स थे या खुद के गवर्नमेंट के बैंक थे, प्राइवेट बैंक हो गए या पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गई, बैंकिंग सिस्टम हो गया, उसमें जो भी रेट डिसाइड होते थे, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, चाहे वो लेने वाला हो या इंटरेस्ट रेट देने वाला हो, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, आरबीआई डिसाइड करता था। लेकिन 1991 के बाद कोई भी, चाहे वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो आपका प्राइवेट बैंक हो, कॉमर्शियल बैंक हो, किसी भी बैंक को अपने अपने रेट डिसाइड करने की पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कर दिया। अब हर बैंक अपनी अपनी पॉलिसी को, अपने अपने इंटरेस्ट को खुद डिसाइड करता था। लोन के सेक्शन को, या फिर जो भी डिपॉजिट सिस्टम हो गया, ठीक है, टर्म लोन हो गया, जो भी लोन सिस्टम या इंटरेस्ट चार्ज सिस्टम हो गया, वो सारा कॉमर्शियल बैंक अपने आप डिसाइड करता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, सेकंड पॉइंट, इमरजेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर। कंट्री में जब ऐसी सिचुएशन उठने लगी तो बहुत सारे प्राइवेट लोग अपने अपने नए नए बैंक्स बनाने लगे। आज के टाइम में आप देखते होंगे येस बैंक हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, ये 1991 की पॉलिसीज़ के बाद इमरजेंस में आए। तो कंट्री में बैंकिंग सिस्टम बढ़ने लगा। इंड्यूस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर के, जो फॉरेन कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उनको हमारी कंट्री में मौका दिया गया। बाहर के बैंकिंग सिस्टम को हमारे इंडिया में लाने का मौका दिया गया। आज हमारे कंट्री में आप सिटी बैंक देखते हो या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक देखते हो, ये बाहर के फॉरेन कंट्री के बैंक्स हैं जो हमारे इंडिया में जिनका काम चलता है, काम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में ये रिफॉर्म्स लिए गए, लिबरलाइज किया गया सिस्टम को। दूसरा है आपका फिस्कल रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है वो होता है टैक्स। तो 1991 से पहले जितना भी गवर्नमेंट का टैक्सेशन सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा इवेजिव था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रायर टू लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री हैज़ बीन हाईली कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल था, मतलब आपको अलग अलग तरीके के टैक्स देने पड़ते थे। बहुत ज़्यादा टैक्स का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टैक्स भरते समय
टैक्स लगाते समय बहुत सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता था। अगर टैक्स बाई चांस आप नहीं लेते थे तो उसके बाद बहुत सारी पेनल्टी आपको देनी पड़ती थी। तो बहुत ज़्यादा टैक्सेशन सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इवेजिव था। नाउ द टैक्स स्ट्रक्चर हैज़ बीन सिंप्लीफाइड, टैक्स को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया। अगर कोई अपने टैक्स को नहीं भी भरता था तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको लिबरलाइज़ कर दिया कि आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेपर वर्क करके आप अपना टैक्स को पूरा कर सकते हो। पेनल्टीज़ को रिड्यूस किया गया, टैक्सेशंस के रेट्स को रिड्यूस किया गया, टैक्सेशन को ऑनलाइन कर दिया गया, आसान बना दिया गया। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स लिया गया, जो इंटरनेशनल लेवल पर हम जो ट्रेड करते थे उसको आसान बनाया गवर्नमेंट ने। कैसे? सबसे पहले क्या किया गवर्नमेंट ने, जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म था, मतलब जो गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रेट था उसको बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएट कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिवैल्यूएट होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि डॉलर के साथ हमारा एक्सचेंज रेट 50 है तो गवर्नमेंट ने उसको 60 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की कंट्री के लिए अब हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो गई, हमारी कंट्री की करेंसी उनको ज़्यादा मिलने लगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्री में बनाए हुए गुड्स अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगे उसी रेट पर। तो हमारी कंट्री का गुड्स बाहर की कंट्री के लिए सस्ता पड़ने लगा, जिससे बाहर की कंट्री का क्या हुआ, इंपोर्ट बढ़ा, मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा और इनका इंपोर्ट बढ़ा, तो हमें फ़ायदा होने लगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गवर्नमेंट ने क्या किया, रिफॉर्म में क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया। करेंसी के डिवैल्यूएट होने से एक्सपोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट बढ़ने से ऑटोमेटिकली बाहर की करेंसी हमारे कंट्री में आती है और एक्सपोर्ट बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिफॉर्म्स किया गया। मतलब जो बाहर की कंट्री से हम लोग कुछ इंपोर्ट करते थे तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर रखा था, उसके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग रख रखी थी, तो लाइसेंसिंग को गवर्नमेंट ने हटा दिया, कोटा सिस्टम हटा दिया। एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ लगा रखी थी, उसको भी हटा दिया गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जितनी भी फॉर्मेलिटीज़, जितना भी कोटा सिस्टम था, लाइसेंसिंग सिस्टम था, वो सारा का सारा गवर्नमेंट ने हटा दिया। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। जितने भी हमारे कंट्री में पब्लिक सेक्टर यूनिट थी उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में प्राइवेट लोगों को मौका दिया गया कि आप हमारे साथ मिलिए, आप हमारे साथ मैनेजमेंट में शामिल होइए, पैसा लगाइए और हमारे साथ मिलकर मैनेजमेंट को चलाइए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को। तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेट लोगों को जब गवर्नमेंट की ओन्ड इंटरप्राइजेज में जो गवर्नमेंट की कंट्रोल थी उसमें मौका दिया गया प्राइवेट लोगों को, इसे हम प्राइवेटाइजेशन का नाम बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई, वो इसलिए महसूस हुई क्योंकि 1990 तक प्राइवेटाइजेशन की 1990 तक जितना भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, उसमें लीकेज की प्रॉब्लम चल रही थी। लीकेज का मतलब होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लीक करी जा रही थी। जो भी अधिकारी होते थे वो गवर्नमेंट्स की जो भी पॉलिसी बनाई जाती थी वो मार्केट में लीक कर देते थे। पिलफ्रेज, बहुत ज़्यादा चोरी की जा रही थी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो पैसा हमारे पास आता था उसको चोरी किया जाता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो भी गवर्नमेंट खर्च करती थी वो पैसा खर्च करने की बजाय जो लोग उस पर पैसा खर्च करते थे वो पूरा खर्च ना करके उसमें से कुछ पैसा बचा के चोरी कर लेते थे। दैट इज़ कॉल्ड पिलफ्रेज। इनएफिशिएंसी का मतलब उसमें काम करने वाले लोग भी लापरवाही करते थे, समय पर ड्यूटी पर नहीं आते थे, या फिर लोगों की कंप्लेंट्स नहीं सुनते थे, या जो टारगेटेड मैनर में काम नहीं करते थे। अगर काम डिले हो रहा है तो डिले होने दो। एंड करप्शन का मतलब ये होता था कि बहुत सारे घोटाले किए जाते थे। गवर्नमेंट जिन पर्पस के लिए इंडस्ट्रीज में पैसा देती थी उस पैसे को उस पर्पस पे नहीं लगाया जाता था। गवर्नमेंट अगर किसी सोशल डेवलपमेंट के लिए पैसा देती थी तो वो सोशल डेवलपमेंट पे नहीं लगाया जाता था। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलता था लेकिन उस फंड्स को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो बहुत सारे अधिकारी होते थे उस फंड्स को अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज़ कर लेते थे। तो दैट इज़ कॉल्ड करप्शन। और दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब बहुत सारे इंजीनियर्स की, वर्कर्स की, एफिशिएंट लोगों की ज़रूरत होती थी तो अधिकारी क्या करते थे, अपनी जान पहचान वाले लोगों को उसमें जॉब पे लगा देते थे जो उन्हीं की तरह इनएफिशिएंसी मैनर में काम करते थे। सो रैम्पेट इन पब्लिक सेक्टर, तो जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी वो बहुत ज़्यादा गर्त में जा रही थी, बहुत ज़्यादा डीपेरिवेट होती जा रही थी। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारिता आती जा रही थी, बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही थी। तो इसी गिरती हुई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को उठाने के लिए प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचा गया। हमारी कंट्री में 1956 में इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आई थी। तो आप सोचिए कि 34 सालों तक, 1990 तक 34 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की बजाय गिरती जा रही थी। और रीज़न थे 4: लीकेज, पिलफ्रेज, इनएफिशिएंसी और करप्शन। तो लगातार गिरती हुई पब्लिक सेक्टर यूनिट की हालत को देखते हुए प्राइवेटाइजेशन को लाने के बारे में सोचा गया, मतलब मैनेजमेंट को प्राइवेट बनाने के बारे में सोचा गया।
तो प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हुए, ऑब्वियस गेन के बारे में पढ़ेंगे और इम्पेरेटिव लॉसेस की क्या क्या उसके लॉसेस हुए। तो प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पहले कोई पर्टिकुलर गुड्स बनाती थी, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद अब वही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाने लगी, लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स मिलने लगे। तो प्राइवेट इंटरप्राइजेज इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट। अब उससे क्या हुआ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने लगे। जब नई नई चीज़ें मिलेंगी तो लोग पैसे भी खर्च करेंगे। तो नाउ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स स्टार्टिंग गेनिंग। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को पैसा आने लगा, प्रॉफिट आने लगा, और उसी प्रॉफिट को इनडायरेक्टली पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या करने लगी, दोबारा से अपने प्रोडक्शन में लगाने लगी, अपने एक्सपेंशन में बनाने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगी। नाउ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गेटिंग प्रॉफिट एंड गेटिंग स्टैंडर्ड। तो प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद प्राइवेट लोगों के हाथों में अगर कंपनी आ गई हो, तो अब कंपनी अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगी और लोगों के बारे में कम सोचने लगी। सेल्फ इंटरेस्ट। तो सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि प्रभुत्व होना। मतलब जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अब सोशल इंटरेस्ट के बारे में कम सोचकर अपने सेक्टर के बारे में, अपनी यूनिट्स के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचने लगी। अब अपने मार्जिन को भी ध्यान में रखने लगी। तो सेल्फ इंटरेस्ट इंड्यूस एंटरप्रेन्योर्स वर्क विद 100% कमिटमेंट। अब इसके होना क्या लगा कि प्राइवेटाइजेशन आने के बाद जो प्राइवेट मैनेजमेंट थी उन्होंने अपने इंडस्ट्री में, पब्लिक सेक्टर यूनिट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को ये बोला कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम आपको जॉब से भी निकाल सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद अब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने वाले लोग थे उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई और उन्हें सर्वाइव करने के लिए, नौकरी को बचाने के लिए, नौकरी के चक्कर में उन्होंने अपने काम को भी, अपनी एफिशिएंसी को भी, एफर्ट को भी बढ़ा दिया। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा प्राइवेटाइजेशन होने के बाद नया पॉलिसी को बनाया गया। तो ये था एफिशिएंसी बढ़ी लोगों की, सोशल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में पब्लिक सेक्टर यूनिट सोचने लगी। दैट इज़ द ऑब्वियस गेन। अब हम बात करते हैं कि इससे लॉसेस क्या हुए। लॉसेस ये हुआ कि सोसाइटी के बारे में ज़्यादा ना सोचकर अब पब्लिक सेक्टर अपने बारे में सोचने लगी। तो जो वीकर सेक्शन और बैकवर्ड सोसाइटी सेक्शन था वो, उसके बारे में ज़्यादा गवर्नमेंट सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट अब पहले अपने बारे में सोच रही थी, फिर लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तो इससे ये नुकसान हुआ कि जो मिडिल क्लास स्टैंडर्ड और जो अपर सेक्शन था सोसाइटी का, उसको तो एक बेनिफिट ये मिलने लग गया कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ी, तो कहीं ना कहीं उनके प्रमोशंस, उनके बोनस बढ़ने लगे। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग, फैमिली, जो लोअर क्लास स्टैंडर्ड के फैमिली के लोग थे या जो बैकवर्ड एरिया में रहने वाले लोग थे, उनको इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए उतना पैसा खर्च करना बंद कर दिया जितना पहले गवर्नमेंट पैसा खर्च करती थी। तो प्राइवेटाइजेशन इनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। अब प्राइवेटाइजेशन आने के बाद जो प्रोडक्ट्स था उसको मार्केट में फ्री फ्लो पे छोड़ दिया, क्योंकि पहले गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करती थी ताकि सोसाइटी के लोगों को वो चीज़ें सस्ती मिलें, आसान मिलें। लेकिन अब मार्केट फोर्सेज पर छोड़ दिया गया। जैसी मार्केट में डिमांड होगी वैसा ही प्राइस उसका रखा जाएगा। लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ज़्यादा प्राइस होगा, कम डिमांड करेंगे तो कम प्राइस होगा। तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया गया प्रोडक्ट्स को। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम। अब मार्केट में चीज़ें बनाने लगी गवर्नमेंट उन लोगों के लिए जो उन्हें खरीद सकते थे। इसका मतलब उन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा जो लोग उन्हें नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि पहले लोगों को चीज़ें, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 2 रुपये मिल रहा है, अब मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग उसका चीज़ों के दाम बढ़ गए तो वो 10 रुपये का हो गया। लेकिन जो बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो उनकी तो अर्निंग अभी नहीं बढ़ी थी ना इतनी तेज़ी से। तो इसलिए उन लोगों के लिए अब गवर्नमेंट के बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी महंगे लगने लगे। तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस तरीके का डिप्रिविएशन सहन करना पड़ा, मतलब भ्रष्टाचारिता उठानी पड़ी। चलिए अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ द अदर कंट्री। अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है, सक्षम है, तो उस कंट्री के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना, उस कंट्री के साथ हाथ मिलाना, ट्रेड को बढ़ाना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड और कैपिटल को फ्री फ्लो करना। बाहर की कंट्री हमारे कंट्री में पैसा लगा सके, हम उसकी कंट्री में पैसा लगा सके, हमारा जो आपस में लेन देन है, व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो आसान हो सके। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि 1991 से पहले हमने बहुत सारे देशों के साथ अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिमिटेड कर रखा था, रिस्ट्रिक्टेड कर रखा था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी रोक लगा रखी थी कि बाहर की कंट्री हमारे कंट्री में पैसा नहीं लगाई, क्योंकि पहले भी हम देख चुके थे कि ब्रिटिश राज के अंडर में बाहर के लोग इसी तरीके से हमारी कंट्री में आए थे और देश पे राज करना शुरू कर दिया था। तो इस डर की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, या फिर ट्रेड को लेकर।
तो अब ग्लोबलाइजेशन के बाद, क्योंकि हमें पता था कि यूनाइटेड नेशंस है, बीच में आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से हमें ये फील होता था कि भाई अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई देश किसी देश पर अब राज नहीं कर सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन को भी खड़ा कर दिया गया कि अब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ, हमारी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ व्यापार करने के लिए तैयार है, और कोई भी कंट्री हमारे साथ व्यापार करना चाहती है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज़ बनाई गई? तो पॉलिसी स्ट्रेटेजीज़ प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। तो पहला स्टेप है आपका इंक्रीजिंग इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर की अगर कोई कंट्री हमारे कंट्री में पैसा लगाना चाहती थी तो उसको एक रेशो दिया गया था 40% का, उसको बढ़ाकर 51% कर दिया गया, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर उसको 100% कर दिया गया। आज भी हमारे कंट्री में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बाहर की हैं और हमारे कंट्री में फुल्ली फ्लेज्ड अपने आप काम करती हैं 100%। उसमें किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट्स के बनाए गए रूल्स हैं, लेकिन वो कंपनीज हमारे इंडिया में आके पूरा पैसा अपना लगाती हैं, किसी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को शामिल नहीं करती हैं, खुद पैसा लगाती हैं, खुद प्रोडक्शन करती हैं। उसके बाद है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ने 1991 से पहले ये रूल बना रखा था कि अगर किसी भी इंडस्ट्री के पास बाहर की कंट्री की कोई भी करेंसी आती है तो उसे हमारे रेट के हिसाब से इंडियन करेंसी में एक्सचेंज मिलेगा। अगर किसी के पास $1 लाख आते हैं बाई चांस किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, उद्योगपति के पास, तो उसे इंडियन करेंसी हमारे द्वारा तय की गए रेट के हिसाब से मिलेगी, चाहे वो ₹50 रेट हो, चाहे वो ₹60 रेट हो, अगर हम डॉलर की बात करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको लिबरलाइज कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम क्या करते हैं, एक रेशो बना लेते हैं कि 60% आपको जितनी भी आपके पास डॉलर या यूरो या फिर पाउंड आएगा, जितनी भी करेंसी बाहर की कंट्री की होगी, जब आप उसे अपनी रुपीज़ में कन्वर्ट कराएंगे तो 60% मार्केट के अकॉर्डिंग, जो भी मार्केट का रेट होगा, हाई होगा तो हाई मिलेगा, और 40% थोड़ा बहुत जो हमारा रेट होगा उसके हिसाब से। तो लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होने लगी, क्योंकि मार्केट के हिसाब से अब उन्हें फ़ायदा होने लगा, क्योंकि मार्केट में जो रेट होता था उसी हिसाब से उन्हें कन्वर्जन मिल जाता था रुपीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, 1991 से पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, एक छोटा टाइम पीरियड रखती थी किसी भी कंट्री के साथ व्यापार करने के लिए, ताकि वो कंट्री का हमारे ऊपर फुल फ्लेज दबाव ना बन जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस टाइम पीरियड को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल, 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया। अब तो कोई भी कंट्री के साथ अगर हमारा व्यापार है तो उसमें टाइम लिमिट की कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद है रिडक्शन टैरिफ्स। रिडक्शन टैरिफ्स का मतलब होता है कि जितना भी टैरिफ्स बैरियर्स था, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, चाहे वो शिप रूट्स को लेकर, एयरप्लेन को लेकर या क्राफ्ट्स को लेकर, मतलब आने जाने को लेकर जो व्यापार में दिक्कतें थी, या जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते थे कि भाई हम आपसे ये नहीं खरीदेंगे, या हम आपको ये नहीं बेचेंगे, हम आपसे ये नहीं खरीदेंगे, वो सारे के सारे टैरिफ्स हटा दिए गए, बैरियर्स हटा दिए गए। अब किसी भी कंट्री के लिए किसी भी कंट्री से कुछ भी खरीदना, मंगवाना, बेचना आसान हो गया था। उसके बाद है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। कई बार क्या होता था कि हमारी कंट्री से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते थे क्वांटिटी को, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए कोटा बना रखा था कि भाई अगर आपको टीवी मंगवाना है तो एक बार में इतने टीवी मंगा सकते हो, रेफ्रिजरेटर, एसी या ये मंगवाना है तो इतने मंगवा सकते हो। अब उस कोटे के ऊपर गवर्नमेंट ने लिमिट हटा दी गई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लिमिट को हटा दिया गया। अब कोई भी इंडस्ट्री है कुछ भी इंपोर्ट करना चाहती है तो वो इंपोर्ट कर सकती है। तो ये था आपका आज की क्लास नंबर 13, जिसमें हमने ये पढ़ा कि 1991 में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई, उस पॉलिसीज़ में हमने क्या क्या स्टेप्स लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो हमने आज डिस्कस करे।